Very good morning. टॉपिक क्या था हमारा, लिख के एक बार भेजो। क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट शायद करवाया था, फिर लोकल विंड्स करवाया था, यही था ना। देन लोकल विंड्स एंड ओके, यस सर जी आ गया, ठीक है। अब आज करते हैं त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय संचरण। त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय संचरण। इसको कई बार लिखा रहेगा त्रिकोशिकीय, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय देशांतरीय संचरण, मेरिडियोनल संचरण, या इसी को कहते हैं ट्राइसेलुलर मॉडल। त्रिकोशिकीय लिखो। 1951 में पामेन ने, PALMEN, पामेन ने क्षोभ मंडल में व्याप्त त्रिविमीय वायुमंडलीय संचरण पर दो सैद्धांतिक मॉडल
प्रस्तुत किया। लिखो, पहला मॉडल है तापीय मॉडल, जिसे एक कोशीय संचरण मॉडल भी कहते हैं। एक कोशिकीय संचरण मॉडल भी कहते हैं। इसमें 3 दाब पेटियां परिकल्पित हैं। सत्रह सौ 30 के दशक में हैडली ने इस कोशिका को परिकल्पित किया था, जिसमें विषुवत पर सूर्यातप की मात्रा उच्च होने से निम्न दाब पेटी का निर्माण एवं संवहित वायु का क्षोभ सीमा के पास ध्रुवों की ओर विस्थापन एवं
ध्रुवों पर उच्च दाब पेटी का निर्माण, तथा धरातल पर ध्रुवीय धरातल पर ध्रुवीय पवन, पूर्वा नहीं, धरातल पर ध्रुवीय पवन का संचरण होता है जिससे एक कोशिकीय संचरण निर्मित होगा। यदि पृथ्वी में घूर्णन गति का अभाव हो, यदि पृथ्वी में घूर्णन गति का अभाव हो,
अब लिखो ताप गतिकीय मॉडल। पामेन ने हैडली के मॉडल में परिवर्तन किया। चूंकि पृथ्वी में घूर्णन गति है, अतः कोरियोलिस प्रभाव एवं कोणीय संवेग के स्थानांतरण तथा घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय बलों का प्रभाव तापीय संचरण मॉडल में रूपांतरण मॉडिफिकेशन करता है। लिखो अब त्रिकोशिकीय मॉडल कौन कौन से हैं उस पे लिखना है। तो लिखो पहला उष्णकटिबंधीय मॉडल ट्रॉपिकल मॉडल। यह 30 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में अवस्थित है। तथा हैडली के नाम पर, प्रोफेसर हैडली के नाम पर इसे पामेन ने हैडली कोशिका की संज्ञा दी, टू मार्क रिस्पेक्ट फॉर द ग्रेट मास्टर। हैडली कोशिका की संज्ञा दी। यह स्थायी
सबसे स्थायी, सर्वस्थायी कोशिका है, जो ग्रीष्मकाल में सशक्त होती है, क्योंकि सूर्यातप की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिससे विषुवतीय निम्न दाब और तीव्र और गहरे, गहन होते हैं। सूर्य के भ्रामक विस्थापन के साथ यह आयन वृत्तों की ओर, या ऐसा कर ले लो ध्रुवों की ओर लगभग 35 से 40 डिग्री तक विस्थापित हो सकता है। 35 से 40 डिग्री तक विस्थापित हो सकता है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में, लिखो, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल में, ऑब्वियसली ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट पैराग्राफ, उत्पत्ति। इस दाब पेटी का निर्माण विषुवतीय निम्न दाब एवं उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी के मध्य होता है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी के मध्य होता है। विषुवत पर संवहित वायु
छो सीमा के पास ध्रुवों की ओर ध्रुवों की ओर अभिवहित होती है, क्षैतिज संचरण अभिवहित होती है। इन ऊपरी पवनों को या ऊपरी वायुमंडलीय संचरण को एंटी ट्रेड कहते हैं, प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं। प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं, एंटी ट्रेड कहते हैं। जो कोरियोलिस प्रभाव से विस्थापित होकर 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर, कोरियोलिस प्रभाव से विस्थापित होकर 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर वायु के लपटों के रूप में लगभग पछुआ होते हुए भूविक्षेपी प्रभाव से संचयित होने लगते हैं, जिससे ठंडी एवं शुष्क वायु का अवतलन प्राप्त होता है। तथा उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से व्यापारिक पवनें उत्पन्न होकर ITCZ में
प्रवेश करती हैं, जिससे हेडली कोशिका का त्रिविमीय संचरण पूर्ण होता है। जिससे हेडली कोशिका का त्रिविमीय संचरण अब लिखो हेडली कोशिका का जलवायु पर प्रभाव। हेडली कोशिका का जलवायु पर प्रभाव। हेडली कोशिका का जलवायु पर प्रभाव। पहला लिखो, मॉनसूनी जलवायु हेडली कोशिका के व्युत्क्रमण से उत्पन्न होता है। व्युत्क्रमण एवं थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन से उत्पन्न होता है, उष्मागतिकीय परिवर्तन से। आपका एसएमएस देखते हैं। इंटरप्शन तो नहीं हुई कहीं से, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। तो हेडली कोशिका में पहला है जलवायु तंत्र में, मैंने आपको बताया वॉट। मॉनसून जलवायु। दूसरा लिखो, सवाना समतुल्य जलवायु, सूडान टाइप। और तीसरा
उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। आज मैंने अपना चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, इतने लाइट में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चश्मा ही नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया। दूसरा लिखो, मध्य आक्षांशीय कोशिका, मध्य आक्षांशीय कोशिका। लिखो 60 से 35 के मध्य, 60 से 35 के मध्य, अक्षांशों के मध्य हेडली सेल में एक लाइन शायद मिस हो गया, या उसको लिख लो। यह ताप जनित कोशिका है। यहां लिखना है यह थर्मल इनडायरेक्ट, ताप अप्रत्यक्ष, ताप अप्रत्यक्ष अथवा गतिक या गतिकीय कारणों से उत्पन्न कोशिका है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड, थर्मल इनडायरेक्ट, इस कोशिका का निर्माण समुद्र तल पर लगभग वर्ष भर प्राप्त होता है, परंतु यूरेशिया के विशाल महाद्वीप पर यह अनुपस्थित है। यह एक क्षीण कोशिका है, जो शीतकाल में अधिक अभिव्यक्त होती है, अधिक प्रकट होती है, अधिक
तीव्र होती है। इस कोशिका का निर्माण उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के पास गर्म वायु के उत्थान के कारण है, क्योंकि गर्म वायु ध्रुवीय ठंडी वायु से गर्म वायु ध्रुवीय ठंडी वायु से मिश्रित नहीं हो पाती। भौतिक गुणों के अंतर के कारण मिश्रित नहीं हो पाती। भौतिक गुणों के अंतर के कारण मिश्रित नहीं हो पाती। यह गर्म वायु क्षोभ सीमा के नीचे विषुवत की ओर अभिवहित होने लगती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह अभिवहन एक मिथ्या है, सत्य नहीं। पर कुछ विद्वानों के अनुसार फिरिल सेल की यह अभिवहित वायु, फिरिल सेल की, फिरिल कोशिका की यह अभिवहित वायु यह अभिवहित वायु
हैडली सेल के वायु के नीचे दबती है तथा अवतलित होती है, जिससे उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी पर दाब का अध्यारोपण हो रहा है। दाब का अध्यारोपण हो रहा है। धरातल पर पछुआ पवनें इसी दाब पेटी से उत्पन्न होकर धरातल पर पछुआ पवनें इसी दाब पेटी पर उत्पन्न होकर उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर संचरित होती है। उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर संचरित होती है, जिससे जिससे यह कोशिका पूर्ण होती है। चूंकि यह कोशिका गतिकीय कारणों से निर्मित है, एवं वायु के अभिसरण तथा कोरियोलिस के प्रभाव से उत्पन्न होती है,
अतः इसे फेरेल कोशिका भी कहते हैं। अतः इसे फेरेल कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मौसम जलवायु से संबंध लिखो। इस कोशिका का संबंध वाताग्र जनन एवं चक्रवात जनन से है, तथा अक्षांशीय उष्मा एवं आर्द्रता का वैश्विक विनिमय फेरेल कोशिका के माध्यम से होता है। अतः मौसमी परिवर्तनों के अनुसार, मौसमी परिवर्तनों के हिसाब से यह सर्वाधिक संवेदनशील कोशिका है। सर्वाधिक संवेदनशील कोशिका है। सोच सोच करके एक एक पॉइंट लिखवा दिया है, इसमें से कहीं से भी कुछ प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट लिखा जाए, पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। सिक्सटी 65 से 90 डिग्री के मध्य अवस्थित यह कोशिका भी तापजनित है, परंतु गतिकीय कारकों जैसे कोरियोलिस प्रभाव को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। सूर्यातप के ध्रुवों पर शीतकालीन अनुपस्थिति ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को सशक्त करती है।
दाब पेटी को सशक्त करती है। एवं सशक्त करती है। फिर अतः यह कोशिका शीतकाल में अधिक सशक्त होती है एवं ध्रुवीय पूर्वा में उच्च त्वरण पाया जाता है। ध्रुवीय पूर्वा में उच्च त्वरण पाया जाता है। उच्च त्वरण पाया जाता है। जिससे उपध्रुवीय निम्न दाब के पास वायु का अभिसरण भी तीव्र हो जाता है।
अर्थात निम्न दाब का पतन, निम्न दाब का पतन महत्तम होता है, अधिकतम होता है। अभिसरित वायु का उत्थान एवं क्षोभ सीमा के पास ध्रुवों की ओर अभिवहन इस कोशिका को पूर्ण करती है। ध्रुवों की ओर अभिवहन इस कोशिका को पूर्ण करती है। लिखो संबंधित जलवायु, मौसमी दशाएं। लिखो शीतकाल में शीतलहर, हिमवर्षा, कनाडा में इसको ब्लिजार्ड, साइबेरिया में बुरान कहते हैं, पहले भी बताया था। नेक्स्ट लिखो इस प्रकार, सॉरी नहीं, एक और इसमें लिखो, यह मुख्यतः टैगा एवं टुंड्रा जलवायु को, टैगा एवं टुंड्रा जलवायु को तथा साइबेरियन समतुल्य जलवायु को प्रभावित करती है। साइबेरियन समतुल्य जलवायु को प्रभावित करती है। लिख लिया। अब इस पे एक डिस्कशन करते हैं। और इसमें 2 जेट का निर्माण भी आप देख सकते हो।
देखो, सामान्य रूप से ये इस तरह से सेल है। यहाँ से विषुवत और यहाँ पे है तुम्हारा वो और फिर ये है तुम्हारा वो पोलर सेल। यह है सब पोलर लो प्रेशर 60-65 वाला, यह पोलर हाई प्रेशर, ये है तुम्हारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, वही उधर भी लिखना है। ये है तुम्हारा ट्रेड विंड और ये है आपका हैडली सेल, ये है आपका फेरल सेल और यही है तुम्हारा वेस्टर्ली। ये है आपका पोलर ईस्टर्ली और पोलर सेल। विषुवतीय क्षेत्र से देखो ये वायु का उत्थान हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से ये यहाँ आपका है क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। इस डायग्राम को बनाओ फिर एक्सप्लेन करते हैं। इधर भी ऐसे ही होगा। इस तरह से वायु का संचरण सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये क्या है ट्रेड, ये है पछुआ, ये है पोलर स्टर्लीज, ये हैडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अब इस पे आपको जेट स्ट्रीम भी पढ़ाना है। इसी मॉडल पे आज बहुत कुछ सीखना है।
लॉरेंशिया पे मैंने आपको बताया था कि लॉरेंशिया मॉनसून क्लाइमेट जैसा है और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सुरजीत सिंह ठाकुर। डायग्राम बना लिया। अब इसको समझना है और इसमें जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति को भी देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये, और अभी अगर अच्छा कर लिए तो समझो क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही शानदार पार्ट। देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर के पास संवहनीय धाराएं, वायु धाराएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये जो एक्स्ट्रा हीटिंग है, इसके कारण यहाँ से वायु का संवहन हुआ, और वायु यहाँ पर संवहित होने के बाद यहाँ पर यही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कपासी वर्षक मेघ गर्जन चमक के साथ इस क्षेत्र में वर्षा करती है। तो इक्वेटोरियल क्षेत्र है ये वर्षा का क्षेत्र हो जाता है, और यहीं पर तुम्हारा ITCZ भी है। मैंने पहले बताया हुआ है कि जहां दोनों ट्रेड कन्वर्ज कर रहे हैं वही ITCZ होगा, तो ये ITCZ का भी क्षेत्र है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये जो वायु ऊपर की ओर संचरित हो रही है, तो ये वायु सीधी रेखा में तो गमन नहीं करेगी ना, ये वायु को तो डिफ्लेक्ट होना होगा। जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर आएगी इसका डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है, और इस भाग में जब वो प्रवेश करेगी तो मान लो कि ये फेरल सेल है, सॉरी ये हैडली सेल है, तो हैडली सेल का तापमान अगर यहाँ -85 है तो वही वायु इधर आ रही है, यहाँ इसका -82 तापमान होगा। बहुत अंतर नहीं होगा। आप इसको समझने की कोशिश करो कि अगर हैडली सेल का ऊपरी वायु विषुवत के ऊपर का वायु -85 पर होगा, तो उसी हैडली सेल का वायु 30 के आसपास में कुछ 5-10 डिग्री कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लैब स्लेट लगाओगे तब भी 12 डिग्री कम निकलेगा, 13 डिग्री कम निकलेगा। तो ये यहाँ पर -82 के आसपास में ही रहता है, क्योंकि है तो एक ही वायु ना, ये तो यही वायु जो यहाँ से उठी यही वायु यहाँ पर है, तो सेम यहाँ मान लो 82 है तो 85 है तो यहाँ भी 82 के आसपास रहता है, उतना ही ठंडा है जितना विषुवत के ऊपर में। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पछुआ पवन है, यहां पर आइए, फेरल सेल में आइए, तभी आपको हैडली सेल भी समझ में आएगा।
तो अगर फेरल सेल में आ रहे हो तो यहां देखो ध्यान से, फेरल सेल में जो पछुआ है वो ध्रुवीय पूर्वा से, ध्रुवीय पूर्वा क्या है, कोल्ड एयर है, और पछुआ क्या है, गर्म वायु है। तो ठंडी और गर्म वायु यहीं पर टकराएगी और गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, और यहीं पर वाताग्र जनन का क्रिया होता है, और यहां पर इस तरह से बादल यहां भी बनते हैं, और ये भी वर्षा का क्षेत्र बन जाता है, ये क्षेत्र भी वर्षा का बन जाता है। और यही वो चक्रवातीय क्षेत्र है, यहीं पर है साइक्लोजेनेसिस, यही वो चक्रवातीय क्षेत्र है या वाताग्रीय क्षेत्र है, या यहीं पर होता है फ्रंटोजेनेसिस। इसका मतलब है कि फ्रंट और साइक्लोन यही उत्पन्न होते हैं, फ्रंट के अंदर में ही साइक्लोन बनता है। तो ये यहां पर बादल और वर्षण का एक और क्षेत्र हमारा मिला सब पोलर लो के आसपास में। अब यहां से जो ऊपर की ओर वायु उठ रही है, ये गर्म वायु ऊपर उठ रही है, तो इधर से ये वायु ऊपर उठ रही है। अब ये उठने के बाद मान लो कि इस दिशा में ये गर्म वायु है, तो गर्म वायु अगर ठंडी भी होगी और नीचे भी एक्चुअली है, क्षोभ सीमा भी नीचे की तरफ है, 6 से 8 किलोमीटर पे क्षोभ सीमा है, यहाँ पे क्षोभ सीमा है 16 किलोमीटर पे। तो लैप्स रेट को कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा ठंडा होगा, ये कम ठंडा होगा, इसकी तुलना में ये गर्म होगा। तो ये जो वायु इधर से आ रही है, इधर से जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन के साथ ये भी वायु आ रही है, इस तरफ से ये वायु आ रही है, तो ये जो वायु आ रही है, ये इसका तापमान हो सकता है कि -40 हो, है तो माइनस में ही, लेकिन 82 की तुलना में तो कितना अंतर हो गया ना। तो जब 82 की तुलना में अंतर हो गया तो क्या होगा कि थर्मल कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, दोनों के बीच में तापीय विरोधाभास, बहुत जबरदस्त तापीय विरोधाभास मिल रहा है। तो अगर हम यहां पे पीजीएफ को देखोगे, तापीय विरोधाभास बहुत हो गया, तो यहां पर जो पीजीएफ काम कर रहा है ये बहुत खतरनाक पीजीएफ है। पीजीएफ मतलब दाब प्रवणता बल, तापांतर इतना ज्यादा है कि दाबांतर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे तापांतर उसके कारण यहां पे कोरियोलिस कैसे काम करेगी, ये प्रश्न है कि कोरियोलिस यहां पे इतनी अधिक कार्य करेगी कि यहां पर वायु समदाब समताप रेखाओं के समानांतर हो जाएगी, पीजीएफ के बिल्कुल लंबवत हो जाएगी। तो भूविक्षेपी प्रभाव यही तो है, पीजीएफ का अगर लंबवत हो गया वायु संचरण तो उसी को हम लोग भूविक्षेपी प्रभाव कहते हैं। ये रहा हमारा पीजीएफ, अरे हाई टू लो यही पीजीएफ होगा ना। ये एरो क्या दिखा रहा है, यही एरो तो दिखा रहा है वो पीजीएफ है। अब ये एरो पीजीएफ है, तो यहां से जो इस तरह से जो संचरण कायम हो गया, पीजीएफ है तो ये जो संचरण कायम हो गया ये पछुआ हो जाता है, यह भी पछुआ है, याद रखना। और ये जो संचरण यहां से जो ये संचरण जो इधर आ रही थी, इसमें थोड़ा थोड़ा डेविएशन भी आपको दिखाना पड़ेगा, यही है तुम्हारा एंटी ट्रेड, प्रति व्यापारिक। ये प्रति व्यापारिक पवन है, क्योंकि यहां जब इसको हम व्यापारिक कह रहे हैं तो उल्टी दिशा में जो पवन चलेगी उसको हम लोग प्रति व्यापारिक पवन कहेंगे। अब देखो फिर से सुनो क्या क्या हुआ यूं कि सूर्यातप की मात्रा अधिक है, यहां से गर्म वायु ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये इधर हाफ इधर और हाफ इधर डाइवर्ज कर गई। अब डाइवर्ज करने के बाद इसमें कोरियोलिस लगना शुरू हुआ, और जैसे ही हेडली सेल जहां पे अंत करता है तो यहां देखो दाहिनी ओर विस्थापन हो रहा है, और दाहिनी ओर विस्थापन होने से ये पछुआ होने लगेगा। अब ये जब यहां करेगा तो यहां घुसते ही बिल्कुल इसमें कोरियोलिस का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, यानी भूविक्षेपी प्रभाव यहां पर उत्पन्न हो रहा है। कहां पर भूविक्षेपी प्रभाव हो रहा है, जहां पर फेरेल सेल हैडली सेल मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर तापीय विरोधाभास अधिक है। तापीय विरोधाभास अधिक होने का अर्थ है कि यहां पर दाब प्रवणता बल भी उच्च होगा, या जिसको हमने कहा था सब ग्रेडियंट फोर्स यहां पर बनेगा। तो इसके कारण जब गति अधिक हो गई, जब तीव्र गति हो गई, तो कोरियोलिस का प्रभाव भी तीव्र होगा, और ये सारी पवनें जो लगभग पश्चिम की तरफ मुड़ रही थी पूरी तरह से पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी, और यहां पर एक पछुआ पवन का निर्माण हो जाता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है।
इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन से भी समझने की कोशिश करो। एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तुम्हारे लिए। मान लो कि ये हमारा विषुवत है, ये हमारा विषुवत रेखा है। अब विषुवत के पास यहां से वायु ऊपर की ओर उठी और ये हमारा ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, विषुवत है, तो विषुवत से वायु उठी, तो वायु उठने के बाद जब ध्रुवों की ओर जाएगी तो दाहिनी ओर विस्थापित होगी ना, दाहिनी ओर विस्थापित हुई ना, तो दाहिनी ओर विस्थापित होगी तो ये अपने आप पछुआ हो जाएगी। अब इस पे एक और उदाहरण दे देते हैं ताकि एक एक बच्चा समझ जाए, एक एक स्टूडेंट समझ जाए। अब देखो यहां से मान लो कि विषुवत के पास से वायु ऊपर की ओर उठी और तुम खड़े हो कन्याकुमारी के पास। परिकल्पित करो तुम कन्याकुमारी के पास खड़े हो। अब तुम्हारा दाहिना हाथ किधर है, तुम्हारा पूर्व किधर है, दाहिना हाथ की दाहिने हाथ की ओर। पश्चिम किधर है, बाएं हाथ की ओर। अरब सागर किधर है, पश्चिम में। बे ऑफ बंगाल किधर है, पूर्व में। तो अब जब विषुवत से या कन्याकुमारी से वायु ऊपर उठी और उठ करके वो जाने लगी हिमालय की ओर, ध्रुवों की ओर, तो उसमें दाहिनी ओर विस्थापन हो गया। तो ये विस्थापन होकर के कहां गया, बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ने लगेगा। अब बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ेगा तो ये पवन कैसा प्रतीत हो रहा है तुमको, कहां से आ रही है, अरब सागर की तरफ से आती हुई प्रतीत होगी ना, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है ना, तो इसका नाम क्या होगा, पछुआ होगा। कई पछुआ हैं, एक पछुआ समताप मंडल में था, एक पछुआ ग्राउंड पे है, एक पछुआ विषुवत रेखा वाले ITCZ में है, ये चौथा है पछुआ। ऐसे ही विंड्स का नाम रखा जाता है। तो इस पछुआ को देखो, तो ये पछुआ यहां पर हैडली सेल में जो और फेरेल सेल जहां मिल रहा है ना, वहां पर पछुआ पवन उत्पन्न हो जाती है। अभी बताओ, ये जो पछुआ है, इस पछुआ के कोर में, उसके केंद्र में संचरण और तीव्र होगा। एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि वहां पर विंड शेयरिंग इफेक्ट सबसे कम है, वायु कर्तन की प्रक्रिया सबसे कम है, फ्रिक्शन सबसे कम है। एक उदाहरण लेते हैं, एक पाइप है, पानी का एक पाइप है, बड़ा सा पाइप। अब उससे पानी का फ्लो बन रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है उससे। अगर उससे जल प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो किनारे का पानी होगा वहां पर गति कम होगी, और जो केंद्र वाला जल होगा इसकी गति तीव्रतम होगी या नहीं, यानी कि कोर में जल की गति अधिक होती है। तो अगर कोर में जल की गति अधिक है, और उसी फॉर्मूला के यहां पर हम लगाते हैं, तो कोर में अगर जल की गति अधिक है तो कोर में जो विंड होगा, इसके कोर में जो विंड है, ये विंड सबसे ज्यादा गतिशील है, भूविक्षेपी भी है और बहुत ही शक्तिशाली हाई वेलोसिटी फेरोसियस विंड है इसके कोर के अंदर में। यानी पछुआ के कोर में छुपा हुआ है एक हाई वेलोसिटी, अति वेगमयी, उच्च वेग से युक्त विसर्पित होता हुआ एक वायु धारा, एक तापीय धारा, उसे कहते हैं जेट धारा। देखो हमारा एक जेट बन गया। हमने आपको एंटी ट्रेड पढ़ाया, ये क्या है, यही तो है एंटी ट्रेड। एंटी ट्रेड, इधर से एंटी ट्रेड और नीचे में ट्रेड। ध्यान से देखो हेडली सेल कैसे बना है। और ये जो जेट है ना, ये जेट जब ऐसे चलेगा, विसर्पण करता हुआ जब जेट चलेगा, तो यही इसका जो ट्रो होता है, गर्त होता है, ये इसका श्रिंग बनता है। तो गर्त के नीचे वायु का दाब उच्च होता है, वहां वायु नीचे की ओर दबती है तेजी से। तो भूविक्षेपी प्रभाव से यहां पर ये जेट धारा बना है। और जब जेट धारा फ्लो करने लगता है या पछुआ फ्लो करने लगता है, और यहां पर देखो ध्यान से, जो वायु इधर से आ रही है इधर मुड़ने लगती है, तो एक वायु मुड़ी नहीं कि पीछे से आगे दूसरा वायु उसके ऊपर में, तीसरा वायु उधर, सब वायु आपस में जाकर के वहां एक दूसरे के ऊपर संचयित होने लगता है। कि वायु इधर से गया, डिफ्लेक्टेड, राइट डिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा गया उसके ऊपर डिफ्लेक्टेड, तब ये वायु नीचे।
तो ये पछुआ फ्लो के नीचे में वायु का अवतलन होने लगता है, जेट के नीचे में वायु का अवतलन होने लगता है। और अवतलन का कारण क्या है? कोरियोलिस प्रभाव, भूविक्षेपी प्रभाव। जेट ही क्यों बना है? भूविक्षेपी प्रभाव पीजीएफ के कारण बना है, सब ग्रेडियंट फोर्स के कारण बना हुआ है। तो ये दृश्य यहां पर अगर कोई स्टूडेंट समझता है तो क्लाइमेटोलॉजी का एक अच्छा ज्ञाता बन सकता है। क्योंकि जेट स्ट्रीम कितने लोगों को समझ में आता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो ये देखो, ये फ्लो बना, अब यहां पर वायु का अवतलन हो रहा है, तो यहां बना उच्च दाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बना। अब ये जो उच्च दाब बना है, यहीं से ट्रेड निकल करके आईटीसीजेड में प्रवेश करेगा और फिर ये वायु ऊपर की ओर, और यहां करके इधर से पछुआ बन करके फिर ऊपर की ओर, और इधर आकर के दब रहा है। तो हैडली सेल कैसे बना और फेरेल सेल कैसे बना, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। और यहां देखो, यहां भी वायु, ठंडी वायु ऊपर की ओर उठी है। अब ये ठंडी वायु जो ऊपर की ओर उठी है, तो यहां पे पहले से तो ध्रुवीय, इस तरह से ध्रुवीय वायु है ना, इधर से सेल में ध्रुवीय वायु चली आ रही है। तो एक बार फिर यहां पर ठंडी और गर्म वायु का कुछ संग्राम होने वाला है। ये देखो, यहां पर ये वायु ऊपर उठ करके इधर से आ रही है, पछुआ का गर्म वायु आ रहा है, और इस भाग से ध्रुवीय ठंडा वायु आ रहा है। तो ये जो भाग है, यहां भी तापीय विरोधाभास मिलेगा, और यहां पर भी एक जेट बनता है। इस जेट को हम लोग पोलर फ्रंट सब पोलर जेट, या इसको पोलर फ्रंट जेट यहां बनेगा 60-65 डिग्री के ऊपर में, और एक जेट यहां बनेगा। ये देखो, यहां पर भी हमने एक जेट बना दिया, एक जेट तो यहां बनेगा, और ये कहलाएगा सब ट्रॉपिकल जेट, जो पछुआ के अंदर में है। और ये जेट का गर्म वायु फिर इधर जाकर के सिंक करता है ठंडा होकर के, और क्या, और फिर यहां से ध्रुवीय पूर्वा के रूप में आना, फिर ऊपर उठना, यही प्रक्रिया चल रही है। प्रेशर बेल्ट, त्रिकोशिकीय संचरण, कोशिकाओं का जहां भी संगम हो रहा है वहां पर जेट धारा का निर्माण, पछुआ का निर्माण, एंटी ट्रेड का निर्माण, सभी पवन दाब पेटियों का निर्माण। एक साथ देखिए और कमेंट लिखिए, कितने लोग समझ रहे हो, और नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को 2 बार घुमाइए। हमको घुमाने से अच्छा है कि आप वीडियो को घुमाइए। लिखिए कमेंट्स, आपके समझ में आया भी या नहीं। जितेंद्र सर, बिल्कुल समझ नहीं आया। 1-2 बार और वीडियो देखो। तुम शुरू से ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन एक बार नोट्स पढ़ना। गीता भैलावी, समझ गए सर। अर्चना, समझ गए सर। युवराज चौधरी, यस सर, थैंक यू सर। वेद प्रकाश वर्मा, आज का क्लास सबसे अच्छा लगा सर। प्रणव सर, बहुत मस्त समझाए सर, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखा है? अभिषेक सर, यू आर द बेस्ट। बस हाँ, अभय शुक्ला आ रहा है पर रिव्यू करना पड़ेगा, बिल्कुल। सुजीत सिंह, समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। परवेज सर, पोलर फ्रंट जेट में पोल की तरफ से कैसे?
देखो सुनो, तुम लोग यही गड़बड़ करते हो। आज कोशिका का मॉडल पढ़ा रहे हैं ना, और तुम्हारा पूरा ध्यान जेट पे चला गया। हमने तो जेट को बस इंडिकेट कर दिया कि जेट यहां पर बनेगा, ताकि जब जेट स्ट्रीम पढ़ाने जाएं और उस पर नोट्स लिखवाने जाएं तो आपको कुछ आइडिया रहे। इसलिए किया गया। आप कोशिका पे कॉन्सेंट्रेट करो। तीनों कोशिका समझ में आया कि नहीं आया? जेट तो हमने दिखाया कि कैसे हो रहा है। जेट के बारे में चिंता नहीं करना है। दो तरह का इंसान होता है ना। एक इंसान होता है कि आतंक में चला जाता है। पैनिक वाले लोग तो कभी समझ ही नहीं पाते हैं ना, उनका ब्रेन से कनेक्शन छूटते रहता है। जैसे मान लो तुमने पहला 4 लाइन सुना, अब 4 लाइन सुनने के बाद तुम्हारा ब्रेन से कनेक्शन छूटा, 10 सेकेंड्स भी ब्रेन ऑफ हुआ, तो फिर तुम दोबारा कैच करने की कोशिश करोगे, तब तक तो बिजली गुल हो चुकी है। फिर दोबारा कनेक्ट करोगे। ये सब प्रॉब्लम होता है। अपने ब्रेन से संघर्ष करो। विषय से संघर्ष ही नहीं है, इंसान के अपने अपने में संघर्ष है। वो कब समझोगे ये सब? कुछ लोग तो ऐसा भी आ जाता है जो पिछले 10 साल से कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब उसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर भले ही 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन STHP लिखने के बाद उसका दिमाग ही उल्टा हो जाता है कि अरे यार क्या लिख दिया ये। बिल्कुल चिंता नहीं करना है जेट के बारे में। सेल की बात करनी है आज, जेट स्ट्रीम की बात ही नहीं करनी है। दमदार। कुछ स्पेशल सीखा कुलदीप। अब इसमें जितने भी प्रिंस चौधरी, बहुत अच्छे समझ में आ गया सर। आप लोगों को ना सेल मैंने पढ़ाया है। मैंने जेड स्ट्रीम तो बस दिखा दिया। वो एक टीचर का अपना आइडिया है, अपना एक आर्ट है, उसका टीचिंग आर्ट है कि हम अगर कुछ दिखा रहे हैं तो आगे वाले विषय को भी थोड़ा उसका भी एक झलक दिखा दें, ताकि आपको लगे कि अच्छा अच्छा ये तो कोई हमारे लिए नया विषय नहीं है। अब जेड स्ट्रीम आपको नया नहीं लगेगा। कम से कम जेड स्ट्रीम में 2-3 बातें तो क्लियर है कि पछुआ के अंदर में है, कहाँ बन रहा है, क्षोभ सीमा के पास में है, उसमें गर्त और श्रृंग बनता है, विसर्पण करता है। कुछ तो आइडिया लग रहा है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना कि जहां कोशिकाएं मिल रही हैं वहां पर। अब एक प्रश्न आया, सब लोग के लिए प्रश्न है। एक प्रश्न आया कि सर ये पोलर एयर को आप पोल से इधर आते हुए क्यों दिखा रहे हो? अरे ऐसे ही आता है। बाद में जब ऊपर में अभिसरण हो जाएगा तब वायु उल्टी होकर के उधर चली जाएगी, लेकिन शुरू में तो पोलर एयर ऐसे ही आता है। बाद में फिर वो उल्टा होकर के उधर जाएगा। बाद में तो ध्रुवों की ओर ही वायु को जाना है, लेकिन पहले वहां पे एक्चुअली एक इंडेक्स साइकिल है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इंडेक्स साइकिल है जिसमें पोलर सेल का वायु का अभिसरण पहले होता है, बाद में फिर इधर से वायु उधर जाकर के गिरने लगती है। कैसे होता है वो क्लियर करेंगे अभी।
जीएस का क्लास करके ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुम दोबारा वीडियो तो देखो। जो कन्याकुमारी वाली बात मैंने बताई, अभी ये कॉन्सेप्ट फिर आएगा जेड स्ट्रीम में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी यही है, लिखो जेट धारा। जेट धारा का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आप जेट से परिचित हो जाओ, और जेट से एक बार परिचय हो जाएगा फिर इस विषय को पढ़ने में भी आपको आनंद आने लगेगा। जेट धारा है क्या? कहाँ बनता है? कितनी ऊंचाई पर बनेगा? ये तो आपको दिख रहा है ना। एक कहानी बताते हैं। पीटर रोबोक नामक एक आदमी था। पीटर रोबोक ने एक बैलून बनाया, हाइड्रोजन गैस भर दिया उसमें। अब जितेंद्र बाबू आप ज़्यादा ध्यान से सुनिए। तो एक बैलून बनाया, बैलून में 17वीं शताब्दी की बात है। तो
पीटर रबोक ने बैलून से उड़ान भरी, रॉकीज पर्वत पे गया और रॉकीज पर्वत पे उसने बैलून से उड़ान भरी। तो बैलून उसको ऊपर लिफ्ट करने लगा क्योंकि बैलून में बॉयंसी होगा, और विशाल बैलून था। बैलून में एक था जहाँ से वो हवा को रिलीज करके नीचे लैंड भी कर सकता था। तो उसने, चूंकि बॉयंसी ज़्यादा था बैलून का, हल्की हवा, हल्की गैस थे उसमें, तो बैलून ऊपर उठने लगा। पीटर रोबो को मज़ा आने लगा, बोला कि चल आज ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। तो ऊपर जाते जाते अचानक से क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग पछुआ पवन, जो कि रॉकीज से यानी प्रशांत महासागर से जा रही थी अटलांटिक की ओर, इसका बैलून अचानक उस विंड में फंस गया। और विंड में फंसने के बाद ये बिल्कुल वहाँ से लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा के वेलोसिटी से ये फर उड़ता हुआ नीचे देखा तो अटलांटिक महासागर पहुंचने वाला था ये। खैर, बड़े एडवेंचरस होते हैं यूरोपियंस लोग, बड़े हिम्मती होते हैं, सारा साइंस मोस्टली उन्हीं का दिया हुआ है। तो क्या किया उसने, फिर गैस रिलीज करने लगा, और गैस रिलीज करने से धीरे धीरे वो नीचे बैठने लगा। तो उस विंड से उसको मुक्ति मिल गई, अब वो नीचे लैंड कर गया सेफली, जीवित रह गया। तो उसने लिखा कि घोस्ट विंड है, 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर में एक घोस्ट विंड है। तो पहली कल्पना जेट स्ट्रीम की घोस्ट विंड के रूप में ही आती है। इसके लगभग 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जेफ कैनेडी पोर्ट से अमेरिका, जेफ कैनेडी पोर्ट से जब अमेरिकन फाइटर जेट्स उड़े और उन्होंने कोशिश किया कि वो न्यूयॉर्क से ऊपर उड़ के और पश्चिम की ओर प्रशांत को क्रॉस करके जापान पे अटैक करे, क्योंकि इधर से जापान नजदीक था ना, पैसिफिक क्रॉस करना ज्यादा नजदीक है। इधर कहाँ जाता, इधर तो यूरेशिया और कितना बड़ा बड़ा लैंड मास मिल रहा था। तो ये अटैक के लिए जब फाइटर जेट ऊपर उड़ा तो कई घंटा पायलट से स्ट्रगल करते रहे, एंड दे कुड नॉट मूव इवन 1 इंच। उनका जेट पश्चिम की तरफ मूव ही नहीं कर पाया। तो पता चला कि अगर जेट का जो स्पीड है वो 600 से 600 नॉट है, 600 नॉटिकल माइल पे भी अगर हम ले जा रहे हैं, तो 600 नॉटिकल माइल या नॉट का विंड स्पीड भी है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो अपोजिट से इतना ही तेज विंड आएगा तो कैसे जेट मूव करेगा। फाइनली किसी तरह से लैंडिंग कराया गया, तब ये पता चला कि एक जेट स्ट्रीम है। अब जेट स्ट्रीम नाम क्यों पड़ा, पहले तो नाम पड़ा कि भाई अपर एयर में हाई वेलोसिटी सर्कुलेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं ऊपर में। अब चूंकि उन हवाओं में प्रोजेक्टाइल पाथ था, उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे था, प्रोजेक्टाइल था, तो उसके ट्रेजेक्ट्री का कंपैरिजन किया गया वाटर जेट से। वाटर जेट वो होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, पानी ऐसे फेंकते हैं तो पानी ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ लेकर के जाता है। पाइप से पानी फेंकने पे पानी का जो प्रवाह होता है ना, तो वाटर जेट कहलाता है। तो इसका नाम रख दिया गया एयर जेट, फिर बाद में कर दिया गया जेट स्ट्रीम, फिर ये जेट स्ट्रीम बन गया। जेट मतलब ऐसे भी जेट एयरवे, मतलब जिसका स्पीड विंड वेलोसिटी बहुत अधिक हो।
अब सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास में रिसर्च किया है इस पर रॉसबी ने, ROSSBY, रॉसबी ने। तुमने रॉसबी वेव का भी नाम सुना होगा। तो रॉसबी ने इस पर रिसर्च किया और जेट स्ट्रीम पे उन्हीं का रिसर्च है, जिसका थ्योरी और कहानी हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।